नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि मित्रों आपने थंबनेल में देखा है, हम लोग आज चर्चा कर रहे थे मित्रों कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के दूसरे पाठ के बारे में। नाम उसका है शक्ति, सत्ता और वैधता। इसके बारे में हम लोगों ने मित्रों कल के वीडियो में कुछ चर्चा कर ली है। आज की वीडियो में भी इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, शक्ति, सत्ता और वैधता, जो कि आपने थंबनेल में देख लिया है। ये हमारा पाठ संख्या 2 है। हम लोगों ने जब पाठ को शुरू किया था तो उस समय कुछ से बातें शक्ति, सत्ता और वैधता के बारे में पढ़ा। आज हम उससे आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलो मित्रों, पाठ को शुरू करने से पहले आइए आज की एक धमाकेदार मोटिवेशनल के साथ आज की कक्षा का शुभारंभ कर रहे हैं। मोटिवेशनल कोटेशन मित्रों आपके सामने है, और मोटिवेशनल कोटेशन है, समय के पास भी इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। मित्रों समझने वाली बात है, समय के पास भी इतना समय नहीं है। मित्रों समय के पास भी इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। समय बीत गया तो फिर कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। मित्रों समय की कीमत को समझना है। समय के अंदर भी मित्रों हमें 3 चीज़ों को समझना जरूरी है: समय की कीमत, समय के रुख और समय के संकेत को पहचानने की आवश्यकता है। आज की तारीख में वो समय चल रहा है मित्रों, समय आज की तारीख में वो आ गया है कि हम एक ऐसी जगह खड़े हैं कि जहाँ से मानव यदि उठे तो भगवान, गिरे तो पशु बन जाता है। हम समय के चौराहे पे आकर के खड़े हैं, और समय के चौराहे पे खड़े रह करके हम लोगों को ये इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि समय किस दिशा में जा रहा है। तो हमें समय की कीमत, समय के रुख और समय के संकेत को पहचानने की आवश्यकता है मेरे प्यारे मित्रों। तो आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। मतलब सीधा सा है कि एक बार निकल गया समय, वो समय वापस मिलने वाला नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अपने यहाँ कहा भी गया है ना, समय समय की वार्ता समय समय पे ठीक, समय राजा को रंक बना दे और समय मंगा दे भीख। मित्रों समय राजा को रंक बना सकता है, और समय कभी कभी भीख भी मंगवा सकता है। समय बड़ा बलवान है। आइए हम लोगों को समय को ध्यान में रखते हुए इस कक्षा का, आज की कक्षा का हम शुभारंभ कर रहे हैं मित्रों। कक्षा है आज हमारी राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की, और राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के अंतर्गत हम लोगों ने मित्रों चर्चा की थी उस दिन पाठ संख्या 2, शक्ति, सत्ता और वैधता के बारे में मित्रों हम लोगों ने चर्चा की थी। आप बोलेंगे अच्छा, हाँ हमें याद है, बिल्कुल आपने पढ़ा था। हमने कहा क्या पढ़ा? आपने कहा शक्ति की परिभाषा पढ़ी। हमने कहा हाँ बिल्कुल आपने सही कहा है। हम लोगों ने पढ़ा था शक्ति के अंतर्गत मित्रों, पहले थोड़े से पूर्व ज्ञान को इस वर्तमान ज्ञान के साथ जोड़ देते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले शक्ति के बारे में पाठ को शुरुआत किया था। तो पाठ की शुरुआत के समय हम लोगों ने पढ़ा था कि वंस अपॉन ए टाइम सैनिक शक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती थी, लेकिन आज की टाइम में राजनीतिक शक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है मेरे प्यारे साथियों। अब देखो मित्रों, हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में मनु, कौटिल्य, शुक्र आदि शक्ति के महत्व को रेखांकित किया। फिर हमने पढ़ा था कि इंग्लैंड के टॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन 1651 में लिखी थी, जिसको वो 1651 में जिस पुस्तक को लिखा था उसके बारे में उन्होंने शक्ति के विविध पक्षों की व्याख्या की थी। यूरोपीय चिंतन में पहला शक्तिवादी विचारक किसको माना जाता है मित्रों? हम लोगों ने पढ़ा था मैकियावेली को माना जाता है। अब बोलेंगे अच्छा, हाँ हमने लोगों ने कहाँ तक पढ़ा? तो आपने कहा मित्रों, तो आपने कहा कि हमने शक्ति और बल में क्या अंतर है और शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है, वहां तक पढ़ लिया। हमने कहा अच्छा, तब तो उसके आगे वाला टॉपिक शुरू करना पड़ेगा। आप बोलेंगे हाँ। हमने कहा चलो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, हम लोग आगे वाला टॉपिक शुरू कर लेंगे। और आगे वाला टॉपिक कौन सा है? तो आप कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की बुक उठा करके देखोगे तो आगे आपको एक टॉपिक नजर आएगा। पहला टॉपिक था शक्ति, दूसरा था शक्ति का बल और प्रभाव से भेद, और तीसरा टॉपिक है शक्ति के रूप। कौन सा टॉपिक है मित्रों? शक्ति के रूप। रूप का अर्थ होता है प्रकार। पेपर सेटर क्या करेगा कि विद्यार्थियों को कंफ्यूज करने के लिए एक प्रश्न देगा कि शक्ति के
प्रकार लिखो। आप बोलेंगे अच्छा हमने तो रूप पढ़ा है। हमने कहा रूप बोलो या प्रकार बोलो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। आप बोलेंगे अच्छा 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 चलो ठीक है। तो आज हम लोग मित्रों किसके बारे में पढ़ेंगे? शक्ति के रूप या शक्ति के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। मोटे रूप में शक्ति के 3 प्रकार है मेरे प्यारे साथियों। शक्ति के मोटे तौर पर कितने प्रकार है मित्रों? 3 प्रकार है। आप बोलेंगे अच्छा कौन कौन से 3 प्रकार है? तो हमने कहा देखो मित्रों, शक्ति का पहला प्रकार है जिसका नाम है राजनीतिक शक्ति। कौन सी शक्ति है? नंबर 1 है राजनीतिक शक्ति। नंबर 2 शक्ति है उसका नाम है मित्रों आर्थिक शक्ति। और नंबर 3 जो शक्ति है उसका नाम है विचारधारात्मक शक्ति। अपने 12वीं क्लास के सिलेबस में कितने प्रकार की शक्तियों का उल्लेख है मित्रों? तो आपको याद रखना कि 3 प्रकार की शक्तियों का उल्लेख है। नंबर 1 राजनीतिक शक्ति, नंबर 2 आर्थिक शक्ति और नंबर 3 विचारधारात्मक शक्ति। आप बोलेंगे अच्छा 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 अच्छा। तो पहली कौन सी शक्ति है मित्रों? तो आपको बोलना है पहली शक्ति का नाम है राजनीतिक शक्ति। नंबर 1 कौन सी शक्ति है? नंबर 1 शक्ति है उसका नाम है राजनीतिक शक्ति। और राजनीतिक शक्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 शक्ति के 3 प्रकार पढ़ेंगे। मोटे रूप में शक्ति के कितने प्रकार है मित्रों? बोलना है कितने प्रकार है? 3। नंबर 1 कौन सी शक्ति है? राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति का आप बोलेंगे अर्थ क्या होता है? हमने कहा टेंशन काहे को ले रहे हो, हमारे साथ जुड़े हो, पूरा प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करेंगे। आप बोलेंगे अच्छा। हमने कहा हाँ। राजनीतिक शक्ति का अर्थ है समाज के मूल्यवान संसाधन जिसमें पद, प्रतिष्ठा, सत्ता, संपत्ति आदि का समाज के विभिन्न समूहों में आवंटन करना राजनीतिक शक्ति कहलाता है मित्रों। राजनीतिक शक्ति का अर्थ होता है समाज के मूल्यवान संसाधन, पद, प्रतिष्ठा, सत्ता, संपत्ति आदि का समाज के विभिन्न वर्गों में बंटवारा करना या आवंटन करना कौन सी शक्ति कहलाता है? आपको बोलना है इसको बोलते हैं राजनीतिक शक्ति। हमने कहा बिल्कुल सही जवाब है आपका। समाज के मूल्यवान संसाधन, पद, प्रतिष्ठा, सत्ता, संपत्ति आदि का समाज के विभिन्न समूहों में आवंटन करना कौन सी शक्ति कहलाता है? राजनीतिक शक्ति कहलाता है। अब बोलेंगे अच्छा अच्छा। हमने कहा राजनीतिक शक्ति के 2 प्रकार है। फिर इस राजनीतिक शक्ति के कितने प्रकार है? 2। जब शक्ति का प्रयोग सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका करते हैं जिन्हें हमें शक्ति के अनौपचारिक अंग कहते हैं। शक्ति का अनौपचारिक अंग किसे कहते हैं? जब शक्ति का प्रयोग सरकार के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। सरकार के कितने में अंग होते हैं मित्रों? 3। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आप बोलेंगे अच्छा अच्छा अच्छा। इस व्यवस्थापिका को तो कुछ भारत में अलग नाम से पुकारते नहीं है? हमने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। इस व्यवस्थापिका को भारत में कहते हैं मित्रों संसद। व्यवस्थापिका को भारत में किस नाम से पुकारते हैं? संसद। तो भारत में हम लोग ऐसे भी अलग अलग देशों में व्यवस्थापिका के मित्रों अलग अलग नाम है। जैसे हम लोग बात करें भारत में क्या बोलेंगे? संसद। इंग्लैंड की ओर चलेंगे तो इंग्लैंड में इसी को पार्लियामेंट बोलते हैं। हम थोड़े आगे चलेंगे उधर यात्रा अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे तो वहाँ पर इसी संसद को कांग्रेस कहा जाता है। आप बोलेंगे अच्छा 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 अच्छा। संसद के तो खूब सारे नाम है। हमने कहा हाँ संसद के खूब सारे नाम है। भारत में व्यवस्थापिका के भारत में संसद कहते हैं, इंग्लैंड में पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में इसी को क्या बोलते हैं? कांग्रेस कहते हैं। आप बोलेंगे अच्छा अच्छा। वो अमेरिका का एक शत्रु देश भी था। हमने कहा कौन सा? आपने कहा कि वंस अपॉन ए टाइम वो देश जो झगड़ा करता था। हमने कहा अच्छा यूएसएसआर। आप बोलेंगे हाँ वो रसिया, आजकल उसको रसिया बोलते हैं। हमने कहा हाँ मित्रों 1991 के बाद इसको क्या बोला जाने लगा? रसिया। पहले इसको बोलते थे यूएसएसआर, सोवियत संघ। सोवियत संघ की संसद को क्या बोलते हैं? तो मित्रों सोवियत संघ की संसद का नाम है ड्यूमा। सोवियत संघ की संसद को क्या बोलते हैं? सोवियत संघ की संसद को बोलते हैं ड्यूमा। रसिया की संसद को किस नाम से पुकारा जाता है?
ड्यूमा कहते हैं मित्रों। चलो आप बोलेंगे ठीक है। भारत में सरकार के 3 अंग हैं। तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, जब शक्ति का प्रयोग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका करती है तो इन्हें शक्ति का औपचारिक अंग कहते हैं मित्रों। देख लो, जब शक्ति का प्रयोग सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका करते हैं तो हमें इन्हें शक्ति के कौन से अंग बोलते हैं? आपको बोलना है औपचारिक अंग। हमने कहा ठीक है। लेकिन जब शक्ति का प्रयोग दबाव समूह तथा राजनीतिक दल करते हैं तो इन्हें हम शक्ति के अनौपचारिक अंग कहते हैं। जब शक्ति का प्रयोग दबाव समूह करते हैं या फिर शक्ति का प्रयोग कौन करते हैं मित्रों? राजनीतिक दल। जब शक्ति का प्रयोग दबाव समूह या राजनीतिक दल करते हैं तो इन्हें शक्ति का कौन सा अंग बोलते हैं? अनौपचारिक अंग कहते हैं। आप बोलेंगे अच्छा 1 मिनट रुको सर। हमने कहा लो जी रुक गए, बताओ। आप बोलेंगे कि दबाव समूह क्या है? हमने कहा देखो मित्रों, लोगों का या व्यक्तियों का ऐसा समूह जो प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग नहीं लेता है बल्कि परोक्ष रूप से राजनीतिक दलों और सरकार को प्रभावित करते हैं, सरकार के ऊपर दबाव डाल करके अपनी नीतियों को, अपने पक्ष में जो बनने वाली नीतियों को लागू करवाते हैं, ऐसे समूह को बोलते हैं दबाव समूह। व्यक्तियों का ऐसा समूह जो प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग नहीं लेता है, परोक्ष रूप से सरकार पर दबाव डाल करके अपना कार्य करवाता है, ऐसे समूह को बोलते हैं दबाव समूह। तो जब शक्ति का प्रयोग दबाव समूह या राजनीतिक दल करते हैं तो इन्हें शक्ति का कौन सा अंग बोलते हैं मित्रों? अनौपचारिक अंग कहते हैं। आप बोलेंगे अच्छा 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 अच्छा। हमने कहा तो मित्रों पहली शक्ति कौन सी थी अपनी? राजनीतिक शक्ति। अर्थ क्या है? समाज के मूल्यवान संसाधन, पद, प्रतिष्ठा, सत्ता, संपत्ति आदि का समाज के विभिन्न समूहों में आवंटन करना राजनीतिक शक्ति कहलाता है। राजनीतिक शक्ति के 2 अंग है, नंबर 1 औपचारिक अंग और नंबर 2 अनौपचारिक अंग। जब शक्ति का प्रयोग सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका करती है तो इन्हें शक्ति के औपचारिक अंग कहते हैं। और जब शक्ति का प्रयोग दबाव समूह और राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है तो इन्हें शक्ति के अनौपचारिक अंग कहा जाता है। बताओ मित्रों, बात आपको समझ में आई कि नहीं? समझ में आ गई, मुझे पूरा भरोसा है। चलो मित्रों, शक्ति का फर्स्ट प्रकार अपना हो गया क्लियर। अब हम शक्ति का दूसरा प्रकार पढ़ते हैं जिसका नाम है आर्थिक शक्ति। नंबर 2 कौन सी शक्ति है मित्रों? आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति का अर्थ है उत्पादन के साधनों तथा धन संपदा पर नियंत्रण रखना। उत्पादन के साधनों और धन संपदा पर नियंत्रण स्थापित करना कैसी शक्ति कहलाती है? आर्थिक शक्ति। याद रखना मेरे दोस्तों, उत्पादन के साधनों और धन संपदा पर जब किसी व्यक्ति का नियंत्रण होता है तो हम लोग कहते हैं कि देख बंदे, इनके पास कौन सी शक्ति है? आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है मित्रों। याद रखना, जिस व्यक्ति के पास आर्थिक शक्ति ज़्यादा है, माना ऐसा जाता है कि वो राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होगा। तो आर्थिक शक्ति कौन सी शक्ति को प्रभावित करती है? तो याद रखना, आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है। इस बात को लेकर एक बार झगड़ा हो गया। आप बोलेंगे अच्छा झगड़ा हुआ है क्या? हमने कहा हाँ मित्रों। आप बोलेंगे किसके बीच में हुआ? हमने कहा देखो भाई, अभी बताते। 1 मिनट के लिए थोड़ी सी अपन लोग अगली स्लाइड पे चले जाते हैं, स्लाइड अपनी चेंज कर लेते हैं। ये लो जी, ये स्लाइड हो गई चेंज। ऐसा माना जाता है कि जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं वो राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होते हैं। जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होंगे वो राजनीतिक रूप से भी क्या होते हैं? शक्तिशाली। आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति के आपसी संबंधों को लेकर के उदारवाद और मार्क्सवादियों की विचारधारा में अंतर है। आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति के आपसी संबंधों को लेकर के 2 प्रकार के विचारकों में झगड़ा हो गया। कौन कौन से? पहला विचारक
थे उदारवाद और दूसरे विचारक थे मार्क्सवाद। आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति के आपसी संबंधों को लेकर उदारवाद और मार्क्सवादियों की विचारधारा में अंतर है। आप बोलेंगे अच्छा कौन सा अंतर है? हमने कहा देखो मित्रों, उदारवादियों ने तो कहा था कि आर्थिक शक्ति ही राजनीतिक शक्ति को निर्धारित नहीं करती है। यदि व्यक्ति के पास राजनीतिक शक्ति आएगी तो उसकी आर्थिक शक्ति मजबूत होना कोई जरूरी नहीं है। उदारवादियों ने कहा कि व्यक्ति ऐसे ही राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बन सकता है भले ही उसके पास आर्थिक शक्ति नहीं हो। राजनीतिक शक्ति को अन्य कारक भी निर्धारित करते हैं। मार्क्सवादियों ने कहा सुनो उदारवादियों, आर्थिक शक्ति ही राजनीतिक शक्ति की आधारशिला है। उदारवादियों ने तो कहा था कि राजनीतिक शक्ति में आर्थिक शक्ति का कोई योगदान नहीं है। मार्क्सवादियों ने कहा, उदारवादियों ने कहा कि आर्थिक शक्ति ही राजनीतिक शक्ति को निर्धारित नहीं करती है। उदारवादियों के अनुसार अकेला आर्थिक तत्व राजनीतिक शक्ति को निर्धारित नहीं करता है, जबकि मार्क्सवादियों के अनुसार सब तरह की शक्ति आर्थिक शक्ति की नींव पर टिकी होती है। उदारवादियों ने कहा कि वह व्यक्ति भी शक्तिशाली हो सकता है राजनीतिक रूप से जिसके पास भले ही पैसा नहीं हो, लेकिन मार्क्सवादियों ने कहा नहीं, आर्थिक शक्ति ही राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है। मानी मार्क्सवादियों के अनुसार सब तरह की शक्ति आर्थिक शक्ति की नींव पर टिकी है, लेकिन ये मार्क्सवाद की विचारधारा वर्तमान समय में लागू नहीं है। जैसे हम लोग बात करें रशिया की, यूएसएसआर की, आप अभी बात कर रहे थे यूएसएसआर सोवियत संघ की बात करें तो इस यूएसएसवी लिख दिया। आप बोलेंगे अपने का यार पेन में थोड़ी दिक्कत है, समझ लो ना। यूएसएसआर देखो, इसमें क्या था कि ये समाजवादी रास्ते पे चलने वाला देश था। तो समाजवादी रास्ते पे चलने वाला देश था तो वहाँ आर्थिक शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास केंद्रित नहीं थी, फिर भी वहाँ एक राजनीतिक रूप से शक्तिशाली वर्ग उभर करके आ गया। इसका मतलब सीधा सा है कि मार्क्सवादियों की विचारधारा वर्तमान में मान्य नहीं है। तो नंबर 2 मित्रों, आर्थिक शक्ति समझ में आई। आर्थिक शक्ति का अर्थ है उत्पादन के साधनों और धन संपदा पर नियंत्रण रखना आर्थिक शक्ति कहलाता है। आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति की आधारशिला है, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं वे राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। आर्थिक शक्ति तथा राजनीतिक शक्ति के आपसी संबंधों को लेकर उदारवाद और मार्क्सवाद की विचारधारा में अंतर है। आप बोलेंगे क्या? हमने कहा अंतर अभी समझा था ना। उदारवादियों के अनुसार अकेला आर्थिक तत्व राजनीतिक शक्ति को निर्धारित नहीं करता है, और भी कई तत्व होते हैं, जबकि मार्क्सवादियों के अनुसार सब तरह की शक्ति कौन सी शक्ति पर टिकी है? आर्थिक शक्ति। बताओ मित्रों, वो सेकंड शक्ति समझ में आई कि नहीं? आ गई समझ में? ओके। तो हमने शक्ति के कितने प्रकार पढ़ लिए? 2। नंबर 1, किताब उठा करके देखो, अभी देखो 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 देखो, किताब में लिखा है राजनीतिक शक्ति जिसके 2 अंग होते हैं, पढ़ लिए, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक किसे कहते हैं? तो आपको बोलना है कि सरकार के 3 अंग जब शक्ति का प्रयोग करेंगे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो शक्ति का औपचारिक अंग बोलेंगे, और जब दबाव समूह और राजनीतिक दल शक्ति का प्रयोग करेंगे तो इन्हें शक्ति का अनौपचारिक अंग बोलेंगे। हमने कहा वेरी गुड। सेकंड शक्ति कौन सी पड़ी? आर्थिक शक्ति। क्या समझा? धन संपदा पर स्वामित्व और नियंत्रण रखना। इसमें क्या पढ़ा? बोले मार्क्सवाद उदारवादियों की विचारधारा पढ़ी। हमने कहा वेरी गुड, समझ में आ गई? बोले हाँ, ओके। अब शक्ति का तीसरा प्रकार है जिसका नाम है विचारधारात्मक शक्ति। ये छोटा सा टॉपिक है मित्रों। विचारों का समूह जिसके आधार पर हमारे दृष्टिकोण का विकास होता है, इसे बोलते हैं विचारधारात्मक शक्ति। विचारों का समूह जिसके आधार पर हमारे दृष्टिकोण का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं विचारधारात्मक शक्ति। ये लोगों के सोचने और समझने के ढंग को प्रभावित करती है। लोग किस तरीके से सोचते हैं, लोग किस तरीके से समझते हैं, लोग किस तरीके से विचार करते हैं, आदि की शक्तियां है वो कौन से के अंतर्गत आती है? विचारधारात्मक शक्ति। तो विचारों का एक समूह जो हमारे दृष्टिकोण का विकास करता है, कौन सी शक्ति कहलाती है? विचारधारात्मक शक्ति। ये लोगों के सोचने व समझने के ढंग को प्रभावित करती है। जैसे हम लोग मित्रों बात करें कि रसिया के पास कौन सी विचारधारात्मक शक्ति थी, तो बोलना है रसिया में समाजवादी विचारधारा चलती थी। हमने कहा अच्छा 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 अच्छा। अपने पड़ोस में क्या चल रहा है? आप बोलेंगे कहाँ? उत्तर में। हमने कहा हाँ, चाइना में।
चीन में कौन सी विचारधारा चला करती थी? बोलना है माओवादी विचारधारा। वो एक विचारधारात्मक की शक्ति थी माओ की। अच्छा, भारत में कुछ राज्य ऐसी विचारधारात्मक शक्ति से प्रभावित है, छत्तीसगढ़ और झारखंड और केरल, और हम लोगों ने पढ़ा था, नाम क्या है? नक्सलवादी। ये भी एक प्रकार की, नक्सलवादी भी एक प्रकार की विचारधारा ही है मित्रों। तो इस प्रकार विचारधारात्मक शक्ति का अर्थ है विचारों का एक समूह जिसके आधार पर हमारे दृष्टिकोण का विकास होता है, विचारधारात्मक शक्ति कहलाती है। ये लोगों के सोचने और समझने के ढंग को क्या करती है? प्रभावित। अब बात बताओ मित्रों, बात समझ में आ गई? ओके मेरे प्यारे साथियों, एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे देते हैं। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा मित्रों? लो जी, ये स्क्रीनशॉट ले लो मित्रों, ताकि बाद में कभी रिवीजन मारोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, ये शक्ति के रूप पढ़े। नंबर 1 हमने राजनीतिक शक्ति पढ़ी, नंबर 2 हमने आर्थिक शक्ति पढ़ ली। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो अगली स्लाइड का ले लेते हैं। चलो, नंबर 3 हम लोगों ने कौन सी शक्ति के बारे में पढ़ा मित्रों? तो नंबर 3 हम लोगों ने पढ़ लिया विचारधारात्मक शक्ति के बारे में। तीनों प्रकार की शक्ति मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि आपको समझ में आ गया। निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिए मित्रों। खूब खूब बधाई, खूब खूब धन्यवाद। अपना व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार विकसित करें कि लोग आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद मित्रों।